हेलो 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 बच्चों। तो आज अपना डे नंबर 2 है संकल्प बैच का, और जिसमें हमने डे नंबर 1 में बच्चों सॉल्यूशंस किया था और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस किया था। सॉल्यूशन के अंदर भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी थी आपको बच्चों, जैसे सॉल्यूशन का बनना किस पर डिपेंड करता है और सॉल्यूशन का नेचर किस पर डिपेंड करता है, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, और कभी कभार अगर सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो तब भी वो सॉल्वेंट क्यों कहलाता है। तो सारी बातें मैंने कवर कर दी थी, उसके अंदर डिटेल में पढ़ दिया था बच्चों। इमल्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की थी। आज हमारा डे 2 में क्या है बच्चों, सॉल्युबिलिटी रहने वाला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ को बच्चों हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। बेटा डे नंबर 1 का मैं मान के चलता हूं कि आपने सब कुछ कवर कर लिया होगा, लेक्चर अटेंड कर लिया होगा, नोट्स अपने बना लिए होंगे। अब हम डे नंबर 2 की तरफ चलेंगे बच्चों। डे नंबर 1 पूरा होने के बाद चलेंगे ना 2 पे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है बच्चों। तो आज हम डे नंबर 2 को शुरुआत करते हैं। और डे नंबर 2 बच्चों जो स्टार्ट होगा आपका, वो होगा कहाँ से बच्चों, सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी से। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, 1 मिनट है ना। तो सॉल्युबिलिटी देख लो क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों मैंने कंटेनर के अंदर एक कोई भी फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्वेंट को रखा। एक कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने कोई भी फिक्स्ड अमाउंट में, ये बच्चों मैं फिक्स्ड अमाउंट बोल रहा हूं, फिक्स्ड अमाउंट में मैंने सॉल्वेंट को रखा। क्या रखा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मतलब मैं समझ लेता हूँ बच्चों, वाटर को ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा वो फिक्स्ड अमाउंट कितना होगा बच्चों, तो फिक्स्ड अमाउंट जो हो सकता है वो 10 ml ले सकते हो बच्चों, 100 ml ले सकते हो बच्चों, 1000 ml ले सकते हो बच्चों, 1 लीटर ले सकते हो, या कोई भी एनी अमाउंट हो सकता है ना, एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट आप ले सकते हैं, बस फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। और इसी सॉल्यूशन की जो सॉल्वेंट लिया है बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा यहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कर दो, है ना, एंड प्रेशर कर दो बच्चों। प्रेशर का कोई फर्क पड़ता नहीं है, एज सच आप कांस्टेंट टेम्परेचर कर दो बच्चों। क्या कर दो, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कीवर्ड है क्योंकि प्रेशर तो हमेशा बच्चों 1 atm ही रहता है, तो यहां पे आपको पंगे नहीं लेने। आपने कोई भी फिक्स्ड अमाउंट में एक सॉल्वेंट लिया। अच्छा इसके अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे। किसको बच्चों, इसके अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे। अच्छा सॉल्यूट को डिसॉल्व कब तक करेंगे बच्चों, तब तक करेंगे जब तक कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। कब तक करेंगे बच्चों, जब तक कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितने अमाउंट में सॉल्यूट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, एक फिक्स्ड अमाउंट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है आपको, तो वहां पर सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है, ध्यान रखेंगे। अच्छा मतलब क्या है, जैसे मान लो 1 लीटर मैंने, है ना, 1 लीटर या 1000 ml मैंने ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाया और 1 लीटर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। तो मान लो यहां पे बच्चों ग्लूकोज का 120 ग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ी सैचुरेटेड बनाने के लिए, और सॉल्ट की 140 ग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। मतलब 1 ही लीटर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, लेकिन 2 अलग अलग केस ले लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी से ज्यादा है। मतलब एक कांस्टेंट या फिक्स्ड अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितने अमाउंट में सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत बढ़िया से मैंने बता दी चीजें। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ये सॉल्यूट है ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखेंगे, जो बात मैंने बताई है वही लिखा हुआ है।
आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, द मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। जो बातें बेटा अभी समझाई थी वही बातें लिखित फॉर्म में यहां पर आपको मिल गई। अच्छा, सॉल्यूट बेटा अगर सॉलिड फॉर्म में है, जनरली सॉल्यूट सॉलिड में ही होता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। अगर कोई सॉलिड मतलब सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है, उसे बच्चों डिसॉल्व करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, है ना। अच्छा, और वापस अगर इसको डिसॉल्व फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लाना है, दैट इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टिलेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस आप याद रखेंगे। मतलब सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूट है, उसको डिसॉल्व कर दिया तो डिसोल्यूशन भी कह सकते हो बच्चों, है ना। क्या कह सकते हो, डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, है ना। डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बच्चों, डिसोल्यूशन का मतलब ऐड करना। वापस कर दिया रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये छोटी सी एक टर्म्स थी, इनको हमने कवर कर लिया। आगे चलते हैं बच्चों, ये मैंने समझा दिया आपको। आगे बात करेंगे डिसोल्यूशन और रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना। ये बच्चों यहाँ पे जो लिखा है ना, ये डिसोल्यूशन वर्ड, ये डिसोल्यूशन वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू डिस्टिलेशन, तो आप डिसोल्यूशन ही कर लेंगे इसको, है ना। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है बच्चों, डिसोल्यूशन। अच्छा, डिसोल्यूशन क्या होता है, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ये बच्चों थोड़ा सा सॉल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट लीविंग द सॉलिड एंड डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट, मतलब अपनी फॉर्म को छोड़ के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल्स रिटर्न टू देयर सॉलिड फॉर्म, वापस आ जाना जैसे पहले था बच्चों। अच्छा, इस एक और प्रोसेस होता है बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होंगे, इस प्रोसेस को फिर से बोल दिया डिसोल्यूशन। और जो सॉल्यूशन है इससे वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वापस करेंगे, तो इसे बोला क्रिस्टलाइजेशन। बेटा रिक्रिस्टलाइजेशन अलग है, क्रिस्टलाइजेशन अलग है, मैं बता देता हूं। देखो, ये रिक्रिस्टलाइजेशन है, यहां ध्यान रखना, सॉल्यूट को ही वापस सॉल्यूट की फॉर्म में ला रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर से हम वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया डिसोल्यूशन और ये हो गया बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। पीछे हो गया डिसोल्यूशन और रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये छोटी छोटी सी बच्चों डेफिनेशंस हैं, ये पता होनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड, मतलब हम लिक्विड के अंदर सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ऐसे ही हम गैस को भी डिसॉल्व करेंगे बच्चों। तो पहला है उसके अंदर नेचर ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी लूंगा मैं, आगे बहुत सारे फैक्टर लूंगा, एक एक से समझते रहें। बेटा आयनिक सॉल्यूट्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो बच्चों हम जानते हैं पोलर डिसॉल्व इन पोलर, है ना, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। बेटा पोलर का मतलब क्या होता है, तो जिसके पास चार्ज डिफरेंस हो, मतलब जो कटाइंस और आयनाइंस में ब्रेक होता हो, या जिस पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाए, दीज आर कॉल्ड पोलर। जैसे बच्चों देखो H2O है, ये पोलर है क्योंकि OH और H, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो गया, है ना। ऐसे ही HCl है, ये पोलर है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो भी चीज़ें पोलर होती हैं उनके अंदर चार्ज जनरेट रहता है, कटाइंस एनाइंस की फॉर्म में ब्रेक होंगी या डाइपोल जनरेट हो जाता है ना, डाइपोल जनरेट रहता है, उनको पोलर कहा जाता है। अच्छा, अब जितने भी पोलर सब्सटेंस होते हैं, जितने भी आयनिक सब्सटेंस होते हैं बच्चों, मैं तो और डिटेल में बताऊंगा चीज़ों को, है ना। जितने भी आयनिक सब्सटेंस होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। आयनिक सब्सटेंस को जब हम ब्रेक करते हैं तो बच्चों को किस में ब्रेक होंगे, आयंस में ब्रेक होंगे। जैसे मान लो NaCl है, तो Na+ और Cl-, ये कटाइन ये एनाइन, तो बच्चों आयंस में ब्रेक होते हैं ना। इसीलिए आयनिक सब्सटेंस के अंदर, मतलब आयनिक सब्सटेंस को ब्रेक करने में जो इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट पड़ती है,
या जो इंथैल्पी रिलीज होती है, जनरली रिलीज कम होती है, रिक्वायरमेंट ही पड़ती है, जितनी इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको ब्रेक करने के लिए दैट इज कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। क्या बोला मैंने? लैटिस इंथैल्पी। तो क्या है बच्चों, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मान लो 1 मोल आयनिक सब्सटेंस, बेटा मैं जो बोलता हूं ना उसको लिख भी लिया करो अगर आपको नया लगता है तो। जैसे मान लो 1 मोल आयनिक सब्सटेंस को मैंने ब्रेक किया तो वहां पर 100 किलोजूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी। दूसरा एक आयनिक सब्सटेंस है, उसे मैंने 1 मोल वो भी है, लेकिन उसे ब्रेक करने में 120 किलोजूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो इसका मतलब हो गया जो दूसरा वाला सब्सटेंस है जिसमें 120 किलोजूल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो ज़्यादा स्टेबल था। तो वही यहाँ पे बात लिखी है, आयनिक सॉल्यूट हैविंग हायर लैटिस एंथैल्पी। हायर लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि बेटा जो चीज़ आइंस में ब्रेक होती है ना वहाँ पर जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। क्या लिखा है? आर लेस सॉल्यूबल। बेटा जब वो ब्रेक ही नहीं होगा तो सॉल्यूबल कम ही होगा ना, जब ब्रेक होंगी चीज़ें तभी तो सॉल्यूबल होंगी। तो वही लिखा हुआ है हैविंग लोअर लैटिस एंथैल्पी। लोअर लैटिस एंथैल्पी वाला होगा ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, हायर लैटिस एंथैल्पी वाला होगा कम सॉल्यूबल होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे एक बार। अच्छा आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आयंस आर सॉल्वेटेड बाय द solvent molecules and in this process energy released known as hydration energy। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जो है बच्चों, जैसे NaCl लिया मैंने, अब ये बच्चों Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, ये आयंस हो गए। क्या हो गया बच्चों? आयंस हो गए। अच्छा आयंस आर सोलवेटेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मान लो ये पानी के अंदर ऐड कर दिए बच्चों, किसके अंदर? हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिए। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो गए बच्चों, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा वाटर की जो एनर्जी है या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उसे कहा हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी। हाइड्रेशन का मतलब H2O वाटर, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेटा ध्यान रखना जो आयंस NaCl के थे उनको डिसॉल्व करना होगा ना, उनको डिसॉल्व कौन करेगा? पानी करेगा। तो बेटा वहाँ पर जब NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है या कोई भी आयंस पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो वहाँ पर वाटर की एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे है ना। ये 2 बात समझ में आ गई बच्चों। आयनिक सब्सटेंस के अंदर आयनिक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। अब वो आयंस बन गए, अब आयंस को डिसॉल्व कौन करेगा? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल करेंगे या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स करेंगे। वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी। अब एक बात समझो, बहुत काम की बात है। सपोज करो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के पास, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की जो पास जो एनर्जी है वो 100 किलो जूल है और जो आपने एक आयनिक सब्सटेंस ऐड किया है उसकी एनर्जी 120 किलो जूल है। तो क्या यहाँ पर आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होगा? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे होगा और बहुत सारे बोलेंगे नहीं होगा। तो बेटा खुद बताओ, पानी की एनर्जी 100 है और जिसको आपने ऐड किया है उसकी एनर्जी 120 है। तो यार वो तो डिसोसिएट ही नहीं होगा ना जिसको आपने ऐड किया है। भाई ऐड तो आप उसी चीज को कर सकते हो ना जिसकी एनर्जी कम होगी। आपने तो उस सब्सटेंस को ऐड कर दिया जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हुई तो बच्चों वहां पर वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा पानी के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर। तो अगर कोई चीज डिसॉल्व हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से। क्योंकि बेटा अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हुई तो फिर वो चीजें आयंस में ब्रेक ही नहीं होंगी और जब ब्रेक नहीं होंगी तो डिसॉल्व भी नहीं होंगी। यही लिखा है बच्चों यहाँ पर। ये हो गया आपका बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ
आयनिक सब्सटेंस, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सब्सटेंस। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, है ना। इस पॉइंट को आप नहीं भूल सकते, याद रख लो। समझ में आ गया बच्चों क्या बोला? चलो आगे बात करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, अगला एक और नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है बच्चों, जो नॉन आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो भी तो डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो बेटा नॉन आयनिक सब्सटेंस, देखो आयनिक सब्सटेंस तो डिसॉल्व होंगे ही होंगे, उसकी कंडीशन हमने पीछे पढ़ ली कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से। अच्छा, अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हुई ना तो आयनिक सब्सटेंस भी डिसॉल्व नहीं होंगे, याद रखना। कुछ नॉन आयनिक सब्सटेंस भी यार डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है बच्चों। ट्रिक क्या है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए फॉन की, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो दो फैक्टर समझ में आ गए आपको, है ना। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल कुछ होता है बच्चों। सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक, यही प्रिंसिपल है बच्चों, इतनी लाइन ही प्रिंसिपल है इसका। ये है बच्चों प्रिंसिपल, है ना, ये सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, इसका मतलब ये हो गया कि भैया पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व करता है। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यही बच्चों इसी को बोल सकते हैं लाइक डिसॉल्व इन लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। इसका मतलब है सेम नेचर वाले डिसॉल्व करेंगे, अदरवाइज डिसॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं। ये तो एकदम कॉन्सेप्ट बड़ा 100% वैलिड है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा तो हम यही लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, पोलर डिसॉल्व इन पोलर और वाइस वर्सा, है ना। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पोलर डिसॉल्व्ड इन पोलर और वाइस वर्सा, पोलर डिसॉल्व इन पोलर और वाइस वर्सा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या बोल रहे हैं बच्चों? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात हमारी खत्म, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बड़ा ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली चीजें इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयनिक सॉलिड्स डिसॉल्व्ड, आयनिक सॉलिड्स डिसॉल्व टू ए लार्ज एक्सटेंट इन ए सॉल्वेंट हैविंग हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बहुत कीमती वर्ड है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व करने की, है ना। क्या होती है बच्चों? ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होती है। क्या होती है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, जिस सॉल्वेंट की जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, इसका मतलब हो गया उसके अंदर उतना ज्यादा आयनिक सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। वही लिखा हुआ है बच्चों। एक एग्जांपल लिखा है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 व्हाइल दैट ऑफ अल्कोहल इज 33.5। तो किसके अंदर बच्चों आयनिक सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व होंगे? तो इसका मतलब हो गया आयनिक सॉल्यूट जो होंगे बेटा ज्यादा डिसॉल्व होंगे पानी से एज कंपेयर टू मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, एक और मैं केस देता हूं बच्चों, एक है H2O, एक है D2O। H2O का 80 होता है, D2O का 79 होता है। कभी कभार आपसे पूछ लेता है किसके अंदर आयनिक सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व होंगे, तो सीधे सीधे बोल देंगे H2O के अंदर। क्यों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू H2O की ज्यादा है एज कंपेयर टू D2O, हैवी वाटर। ये पहला फैक्टर हो गया बच्चों। नोट नंबर दूसरा फिर से आ गया। अच्छा, ये नोट नंबर 1 था, बड़ा काम का था, ध्यान रखेंगे। बेंजीन हैज वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.3 एंड हेंस आयनिक सॉलिड्स डू नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन। तभी कहा जाता है बच्चों बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर होता है ना। बेंजीन कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर होता है, इसीलिए आयनिक सॉल्यूट्स जो होते हैं बेंजीन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। नॉन पोलर बोल लो या फिर बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से तो समझ में आ गया, नॉन पोलर है और हम किसी पोलर को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यार उसका ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है बच्चों। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत कम है और नॉन पोलर भी बोल सकते हैं।
पोलर बेटा पोलर में ही डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आगे चलो बच्चों, टेम्परेचर थर्ड फैक्टर है बच्चों, टेम्परेचर है ना, ये तीसरा फैक्टर है बच्चों। अच्छा, NaCl increases very slightly with as increase in temperature, whereas those of potassium nitrate, sodium nitrate, AgNO3 and Ki etc increase greatly। अच्छा, NaCl बच्चों ग्रेजुअली या और बाकी सारे जल्दी से, ऐसा स्लाइटली करते हैं मतलब, और ये ग्रेटली ज्यादा करते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, ये क्यों होता है बच्चों, तो उसका रीजन समझो। A sharp break in solubility curves indicate that formation of compound whose solubility is different from that of substance has been formed as in case of Na2SO4 डॉट 10H2। बेटा ये तो हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना, हाइड्रेटेड वाटर। इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट 32.2 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स इनटू एनहाइड्रस फॉर्म फ्यू सब्सटेंसेस लाइक। बेटा कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनहाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स में चले जाते हैं या एनहाइड्रस फॉर्म में चले जाते हैं। ये भी बच्चों सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, स्लाइटली करते हैं ये और ये ग्रेटली करते हैं, मतलब इनका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता रहता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं वैसे। अच्छा, जो ये वाला हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल रखा है इसका बेटा मैंने आगे एग्जांपल रखा है, आपको सिखाता हूँ, इसके बाद रखा हो बहुत अच्छा। कैल्शियम एसीटेट हो गया, ये सेरियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्रोमेट हो गया, एटीसी कुछ एग्जांपल्स थे। ये पॉइंट है बच्चों, इसके बाद आपको समझ में आएगा क्या बोला है। विच शो ए डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद राइज इन टेम्परेचर। ये बच्चों टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। अब मैं थोड़ा केस समझा देता हूँ यार, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। 2 केस बनते हैं समझना, बल्कि 3 केस बनते हैं, तीनों बताता हूँ। ये जो लाइन लिखी है ना आपने बेटा, ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन का मतलब ना अभी आपको एकदम फर्स्ट क्लास 100% समझ में आने वाला है, तब आपको मजा आएगा। 3 केस है। पहला केस है कि भैया एंडोथर्मिक होगा, अगर किसी सॉल्यूट को आपने ऐड किया पानी के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर और वहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब है एंडोथर्मिक है। हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया यहां पर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, ये चाहता है कि मैं एब्जॉर्ब करूं और आपने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यार अच्छा तो है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। वही लिखा हुआ है, सब्सटेंस डिसॉल्व विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक का पढ़ दिया मैंने, एंडोथर्मिक की बात करूं बेटा, हीट इज एब्जॉर्ब है ना, ये मैंने जो केस लिखा है ना ये एंडोथर्मिक का लिखा है बच्चों, है ना। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब है ना, एब्जॉर्ब है ना, हीट इज एब्जॉर्ब है ना, हीट इज एब्जॉर्ब या यूज्ड, हीट इज यूज्ड या एब्जॉर्ब है ना, यूज्ड। अच्छा, ये लिख दिया मैंने एंडोथर्मिक का। क्या लिखा बच्चों, इफ ए सब्सटेंस if a substance dissolve with absorption of heat the solubility increases with rise in temperature। क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, अगर मान लो किसी सॉल्यूट को आपने ऐड किया और वहां पर हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ज्यादा, और आपने हीट प्रोवाइड कर दी तो अच्छा तो है, हीट की रिक्वायरमेंट थी, आपने हीट प्रोवाइड कर दिया तो और ज्यादा पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे और वहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये हो गया एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों नेगेटिव है, हीट इज रिलीज्ड। डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज हो रही है। तो बच्चों हीट रिलीज हो रही थी, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी घट गई। ये 2 केस हो गए। सब्सटेंस डिसोल्यूशन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट है ना, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, if the dissolution of solute is exothermic है ना, if the dissolution of solute is exothermic then solubility decreases on increasing temperature। लिख लेना बेटा, मैं बोल रहा हूं। इसमें क्या लिख सकते हो, if the इस वाले एंडो में if the dissolution of solute is endothermic then
सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ध्यान रखेंगे। अब थर्ड वन केस जो बच्चों वो ये रहा। नोट नंबर 3 में लिखा बच्चों मैंने अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करके, दोज सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूअसली। बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ना तो इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है कंटिन्यूअसली। कुछ देर के लिए इंक्रीज कर सकती है फिर डिक्रीज कर सकती है, पहले डिक्रीज कर सकती है फिर इंक्रीज कर सकती है। तो बच्चों जैसे ये हो गया बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। CaCl2.6H2, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ बच्चों ये चेंज होते रहते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये बेटा सोडियम का सल्फेट हो गया, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, 10 H2O मॉलिक्यूल्स हैं। 32 डिग्री से ऊपर जाओगे कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्रस फॉर्म में, Na2SO4। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा रिमूव हो जाएंगे, 10 मोल थे जो। अच्छा 32 से पीछे आओगे ये वापस फिर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। अच्छा जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कोई चीज कन्वर्ट होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों, ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। बेटा तो इनमें ना कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिख सकते, जब भी हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए उसे एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब क्या है बच्चों, ये लिखा हुआ है ए सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। अगर कोई सॉल्ट पानी के अंदर डिजॉल्व हो रहा है तो कब होगा, और अगर कोई सॉल्ट पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होगा, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बात देखो हम कर चुके हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे, लैटिस एंथैल्पी से। ये बात हमने अभी अभी पढ़ी थी। अच्छा मैंने दूसरी बात भी पढ़ाई थी, आयंस में गेट हाइड्रेटेड और फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। या तो बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, या आयंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये अच्छी है बच्चों, क्या बोला है, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP को बोलते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इससे कम होना चाहिए क्या, आयनिक प्रोडक्ट। ध्यान रखेंगे आयनिक प्रोडक्ट इससे कम होना चाहिए बच्चों, किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो यहां पर सॉल्युबल होगा अदरवाइज नहीं होगा सॉल्युबल। यही 3 केस होते हैं बच्चों जब कोई भी सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ठीक एक लाइन है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा था, वही लिखा है, इट इज फाउंड दैट अमोनियम सॉल्ट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन corresponding salts, more soluble in water than corresponding salts of metal because। क्यों बच्चों, ये बोला बच्चों मैंने, अमोनियम सॉल्ट है ना, अमोनियम सॉल्ट कोई सा भी होता है, NH2,4SO4, ये लो, अमोनियम सॉल्ट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है इन वाटर देन corresponding salts of metal because अमोनियम आयंस फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बेटा जो NH4 पॉजिटिव है ना अमोनियम आयन, ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। और अभी सीखा हमने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी विद 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने बच्चों, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाइल मेटल सॉल्ट डिसॉल्व ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस। बेटा अमोनियम आयन वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। अच्छा बाकी के जो होंगे वो बेटा हाइड्रेशन पर डिपेंड करते हैं, है ना, डिसॉल्व ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस। दिस एग्जांपल ये हो गया, इज मोर सॉल्युबल देन दिस। बेटा यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ आयंस की रिक्वायरमेंट है और इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर जाएगा। तो यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 बन रहे हैं तो यार ज्यादा सॉल्युबल बन जाएगा ना, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये ज्यादा सॉल्युबल है बिकॉज इट फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये बच्चों हाइड्रेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड, या जो दूसरा पॉइंट था यहाँ पर, ये
आइंस मे गेट हाइड्रेटेड और टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, इस वाली कंडीशन की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अगला एक और कुछ एग्जांपल्स थे बेटा जो पहले दिए थे मैंने, एग्जांपल वही है, ये बच्चों वाली चीज है नोट में। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विच आर रेडली हाइड्रेटेड, CuSO4 बच्चों 5H2O, ये ब्लू विट्रॉल ग्रीन विट्रॉल है ना, इसे ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, इसे ग्रीन विट्रॉल कहते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये क्या लिखा हो, सारे हाइड्रेटेड फॉर्म है बच्चों, विच डू नॉट फॉर्म हाइड्रेटेड, हाइड्रेट नहीं बनाते जो, लाइक KCl NO3 मतलब NaCl KNO3 NaNO3 इज पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड अदर सॉल्ट्स हैव नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक्सोथर्मिक। बेटा ये बोलना चाह रहा हूं कि इन सब में टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और अदर केसेस में टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। यही बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि सोडियम के सॉल्ट हो या पोटासियम के सॉल्ट हो, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि एंडोथर्मिक होते हैं, बाकी सब में सॉल्युबिलिटी घट जाती है क्योंकि एक्सोथर्मिक होते हैं। इज इट क्लियर? चलो अब हम बेटा हमने क्या कर ली, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉलिड कर ली है, अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी करेंगे लिक्विड के अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा यहां पर क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। गैस की सॉल्युबिलिटी बच्चों एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है, ध्यान रखेंगे। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब कितनी ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो रही किसी सरफेस के ऊपर। चलो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या बच्चों, सेम है, बस ml के टर्म्स में लिख देंगे। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml दैट कैन बी डिसॉल्व बाय 1 ml ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब 1 ml लिक्विड सॉल्वेंट है, उसके अंदर कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है, वो उस गैस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और प्रेशर मैं बार बार बता चुका हूं बच्चों, कितना लेंगे 1 atm, कितना लेंगे 1 atm इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ध्यान रखेंगे। अच्छा यहां पर देखो बच्चों क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिसॉल्व अपॉन में वैल्यू ऑफ द या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट प्रेशर ऑफ द गैस इन एटमॉस्फेयर, है ना, ये बच्चों वॉल्यूम है ना, ये बच्चा वॉल्यूम कर देता हूं इसे, वॉल्यूम क्या मतलब है इसका बेटा, आगे हम बात कर रहे हैं इस पे, आगे चलते हैं। तो ये आ गया अच्छा ये थोड़ा देख लो, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस डिसॉल्व अपॉन में क्या हो गया, सॉल्वेंट का वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द गैस इन एटमॉस्फेयर। इसकी प्रेशर की वैल्यू बच्चों 1 ही होती है जनरली, है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ध्यान रखेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसको अभी मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा। नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, बेटा गैस अगर डिसॉल्व हो रही है ना तो गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करी तो सॉल्वेंट के नेचर भी डिपेंड करेगा। क्या बोलना चाहता वही बोल लेते हैं, गैसेस विच कैन इजिली लिक्विफाइड, ये रहा आंसर, इजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं वो बच्चों ज्यादा सॉल्युबल होती हैं, ध्यान रखेंगे। गैसेस विच रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट पोसेस हायर सॉल्युबिलिटी, ये बात भी ठीक है भैया, है ना, आसानी से लिक्विफाइड हो जाएं या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएं, दोनों बातें सही है एकदम। एग्जांपल देख लो बच्चों, HCl एंड NH3 आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज बोथ आर पोलर इन नेचर। ठीक है, ये भी बात सही है भाई, पोलर पोलर हमने पढ़ा है, HCl है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जो भी बड़ा वाटर है वो भी पोलर है हमारा, और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा बच्चों,
H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये वाटर हो गया। तो भैया पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। एक और एग्जांपल देख लो, CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बेटा CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे और भी चीज़ों की, जैसे होता है ना बेटा ओजोन हो गया O3, CO2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, इनकी सॉल्युबिलिटी गिवन होती है आपको, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जिस गैस की जितनी ज़्यादा लिक्विफाइड होने की टेंडेंसी होगी वो गैस उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, CO2 जल्दी लिक्विफाइड होना चाहती है O2 और N2 के कंपैरिजन में, ध्यान रखिए। अच्छा, टेम्परेचर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेटा गैसेस, अगर कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रही है ना, तो बच्चों वहां पर ना हमेशा हीट रिलीज ही होगी, हमेशा हीट रिलीज होगी। तो वही लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेस with increase in temperature because dissolution of gas is always exothermic। ये वर्ड है बच्चों, गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड के अंदर हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज ही होगी, ध्यान रखें। अच्छा, एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, वो कोल्ड वाटर में रहना प्रेफर ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि बच्चों हॉट वाटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी तो बच्चों जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको सरवाइव करना मुश्किल पड़ जाएगा। याद रखें इस रीज़न को, इस पॉइंट को बेटा याद रखें, इंपॉर्टेंट है, CBSE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए। आगे देखो क्या बोल रहा है बच्चों। अच्छा, एक नोट है, इसे भी पढ़ लेते हैं बच्चों, नोट वाली बात अच्छी होती है हमारी। The reduced solubility of molecular oxygen in hot water has a direct bearing on the thermal pollution। ठीक है भैया, जो पीछे बोला वही लिखा हुआ है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम हो जाएगी, जिससे भैया जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको उनमें हड़कंप मच जाएगा भैया, इसी को थर्मल पोल्यूशन कह दिया। ठीक है, गैस प्लस सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन प्लस हीट रिलीज होती है, ये इक्वेशन है इसकी। हीट मतलब डेल्टा H इज नेगेटिव होगा, ध्यान रखें। आगे बोलो जरा। अच्छा, आगे देखते हैं, द हीटिंग ऑफ द एनवायरमेंट इजवली वाटर वेज टू टेम्परेचर दैट आर हार्मफुल टू इट्स लिविंग इनहेबिटेंट। तो बच्चों ये वाली बात भी सेम ही लिखी है भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीटिंग एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों ये रहा टेम्परेचर, ये है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ H2, ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बड़ा डिक्रीज ही होगा कर्व, ये आपको कर्व गिवन देगा अगर क्वेश्चन कोई भी फ्रेम करता है तो बेटा। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी देखो डिक्रीज हो रही है, नाइट्रोजन की डिक्रीज हो रही है, बाकी चीज़ों की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। अगला होता है बच्चों प्रेशर। प्रेशर भी काम का है ना, ये बहुत काम का है, क्योंकि बच्चों यहीं से ना हेनरी लॉ जो दिख रहा है ना आगे वो आएगा। क्या बोला गया, एज प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, उसके बाद आप किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ाते जाओ तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ध्यान रखेंगे ना। अच्छा, हेनरी भाई साहब ने भी यही कह दिया, क्या बोल दिया, एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है भाई, भर दिया लिक्विड। अच्छा, लिक्विड भर दिया, यहाँ पर गैस प्रेजेंट है, ऊपर से आपने प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, P एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। P का मतलब हो गया एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी, यही हेनरी लॉ ने बोल दिया। क्या बोला बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ओवर द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाइड करेंगे उतनी ज़्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी, और वहाँ पर टेम्परेचर फिक्स कर देना भैया, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे ना तो फिर गैस वापस रिलीज भी होने लगेगी, ध्यान रखेंगे, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
अच्छा, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी हेनरी लो ने बोला, क्या बोला भैया, इसको भी पढ़ लो। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस in a solution is directly proportional to partial pressure of the gas over solution। मतलब मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। बेटा दोनों को मैं बड़े डिटेल में आगे एक एक करके समझाता हूं। ये होगी बच्चों पहली वाली बात, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए गैस dissolve in liquid is directly proportional to external pressure applied over the gas। बेटा m is equal to KHP, m is equal to KHP, m हो गया amount of gas, p हो गया external pressure, KH हो गया हेनरी कांस्टेंट। क्या हो गया बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट। ये हो गया बच्चों KH की वैल्यू। अभी क्वेश्चन एक बार बना था कि भैया KH की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ K या KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। पहला आ गया बच्चों, इस पर डिपेंड करती है, पहला ऑप्शन मिल गया। दूसरा सॉल्वेंट का नेचर, ठीक है भैया। तीसरा टेम्परेचर, और चौथा यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर पे। तो बच्चों इन चार चीजों पे KH की वैल्यू डिपेंड करती है। ये आपके जेईई मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, m इज इक्वल टू KHP हुआ। KH की वैल्यू इन चार चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस, सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे, एंड यूनिट ऑफ प्रेशर या प्रेशर कह सकते हैं। ये तो बच्चों हमारी जनरल बात हो गई हेनरीज लॉ की। अब हम हेनरीज लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे बच्चों। अच्छा पहले वहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। प्रेशर ऑफ द गैस ओवर लिक्विड, और इधर होगी सॉल्युबिलिटी। दो हो गए बच्चों, एक ये θ1 हो गया N2 के लिए, θ2 हो गया O2 के लिए। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया बच्चों, tan थीटा हो गया, क्योंकि इधर क्या था देखो y इज इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन रहा है, तो लाइक दिस बन जाएगा, है ना। इधर बच्चों जी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इधर प्रेशर ले लो, इधर अमाउंट ऑफ गैस ले लो m, तो बच्चों इनका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बन जाएगा। तो वही यहाँ पर बनाया हुआ है दो अलग अलग स्लोप के साथ। tan θ1 फॉर N2 हो गया, θ2 फॉर O2 हो गया। इन दोनों को रिलेट करके बच्चों एक लाइन बोल दी मैंने, क्या बोल दिया तो वो सीख लो। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज नोन एट वन पर्टिकुलर प्रेशर देन इट कैन बी कैलकुलेटेड एट अदर प्रेशर। एक पर्टिकुलर प्रेशर पर दे रखी है आपको सॉल्युबिलिटी, दूसरे पे निकाल लेना यार। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। p प्रेशर हो गया, m1 m2 सॉल्युबिलिटी हो गई, अमाउंट ऑफ गैस हो गया। एक ही चीज बोल सकते हो, अमाउंट बोल सकते हो, सॉल्युबिलिटी बोल सकते हो। एक इस पे क्वेश्चन रखा हो बच्चों, क्या बोला है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम, m1 दे दिया, ऑफ इथेन इज 1 बार। ठीक है, कर लेते हैं बच्चों, यही लगा देते हैं फॉर्मूला, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। तो बच्चों क्या बोल दिया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना। ठीक है, ये हो गया 6.56 10 टू द पावर -2 अपॉन में। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ इथेन, ठीक है भाई इतना कर लेते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू P1 हो गया 1 और P2 ले लेते हैं बच्चों। P2 ही तो निकालना बड़ा आसान प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों ये तो खत्म हो गया, काट पीट के इधर से उधर ले जाओ तो P2 की वैल्यू आ जाएगी भैया कितना, 0.762 बार। यहाँ आंसर लिखा हुआ है भी बच्चों, मैच कर लेंगे, कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, इसको इधर उधर ले जाओ तो P2 इज इक्वल टू पहुँच जाएगा 5 अपॉन में 6.56। तो ये आ जाएगा बच्चों P2 की वैल्यू। बहुत आसान था, कुछ इसमें पहाड़े नहीं पढ़ने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम रखेंगे आगे। आगे देखो बच्चों क्या बोल रहा है, हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। आ जाओ भैया, है ना। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी कर लेंगे, मोलैरिटी भी कर लेंगे और मोलैरिटी भी कर लेंगे। तो बच्चों देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहां बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यही वहां पे लिखा था स्टेटमेंट, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ एक केस बना लेते हैं बच्चों, पहला सॉल्यूट फॉर सॉल्वेंट, है ना, बना लेते हैं, बड़ी आसान चीज है बच्चों। फॉर सॉल्वेंट
सॉल्वेंट को ले लेते हैं ए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, तो पी ए इज इक्वल टू के एच काई ए, ये सॉल्वेंट के लिए बन गया। 4 सॉल्यूट ले लेते हैं भाई, है ना, 4 सॉल्यूट ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, पी बी, सॉल्यूट को बी ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, तो पी बी इज इक्वल टू के एच काई बी। ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई बच्चों। अब हम टोटल ले लेते हैं, टोटल प्रेशर, है ना, टोटल प्रेशर या टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर, तो क्या बोल जाओगे बेटा, पी टी, तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, के एच काई ए प्लस के एच काई बी। अब या तो आपको मान लो ये तो हो गई हमारी जनरल फॉर्म, किसकी होगी बेटा, हमारी हो गई ये जनरल फॉर्म, ये होगी बच्चों हमारी जनरल फॉर्म। अच्छा, अब हम बात करेंगे बच्चों, मान लो किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो एक चीज़ हम जानते हैं, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो काई ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस काई बी। अब बेटा काई ए के टर्म्स में लिखना हो तो इसकी जगह पे एलिमिनेट कर दो, तो क्या बन जाएगा, तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के एच काई ए की जगह पे कर दो क्या, 1 माइनस काई बी प्लस के एच काई बी, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ मैंने काई ए को एलिमिनेट कर दिया, आप काई बी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो फिर से कर लो, जैसे एक और कर सकते हो, क्या इस केस, काई बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, 1 माइनस काई ए, 1 माइनस काई ए कर सकते हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला एक और बन जाएगा, पी टी इज इक्वल टू के एच काई ए प्लस के एच 1 माइनस काई ए, है ना, 1 माइनस काई ए। तो बेटा किसी के टर्म्स में भी एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो देखो अपने बच्चों वाला काम हो गया, ये तो हमारा बच्चों वाला काम हो गया है। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में तो हो गया, अब हेनरी लॉ के टर्म्स में आ जाओ बच्चों, मतलब ये मोलैलिटी और मोलैरिटी के टर्म्स में आ जाओ, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, तो पी ए इज इक्वल टू के एच काई ए, ये हो गया मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में हो गए बच्चों, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी करना है, तो बेटा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए तो था ही था, बस सीधा सीधा कर देते हैं, है ना, या पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलैरिटी, तो पी ए इज इक्वल टू के एच एम, ये किसके टर्म्स में हो गया, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी के टर्म्स में हो गया बच्चों, है ना। अब ऐसे ही मोलैलिटी के टर्म्स में कर सकते हो बच्चों, है ना, ये हो गया। अब मोलैलिटी के टर्म्स में देखो तो क्या होगा बच्चों, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी, तो क्या कर दोगे, पी ए इज इक्वल टू के एच एम इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। ये बच्चों मोलैलिटी के टर्म्स में आ गया, तो बड़ी आसान चीज़ है एक्चुअल में, है ना, तीनों टर्म्स में लिख सकते हो, मोल फ्रिक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो आपको ध्यान रखना है के एच की वैल्यू बच्चों हर एक चीज़ों पर चेंज होती है यार, 4 फैक्टर बता दिए जिन पे चेंज होती है, तो कर लेंगे आप आराम से। आगे चलो बच्चों, यूनिट्स की बात कर लेते थोड़ी सी, अब फटाफट हो जाएगा अपना लेक्चर, है ना, खत्म हो जाएगा जल्दी से। क्या बोल रहा है, यूनिट्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड प्रेशर मस्ट बी सेम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगली देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान रखना, हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज होगी ही ना। अच्छा, मैं एक और बात बताऊंगा अभी, चलो इसी के पीछे। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ए गैस वेरीज विद नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो, ये हम पहले बता चुके हैं, मतलब के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। ये बात बच्चों याद रखें, बहुत सारी जगह पर आपका आंसर इससे आ जाएगा। ये दोनों बातें तो बच्चों जनरल बातें हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
तो बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब KH की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ये बोलना चाह रहा। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी की तो इनवर्सली ही होगा ना, तो ये रिलेशन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया बच्चों। आगे देखो, ये दे रखी है बच्चों, गैस दे रखा है, ये टेम्परेचर है, KH की वैल्यू है क्लो बार के अंदर। हीलियम भैया इतनी KH की वैल्यू है, इसका मतलब बहुत कम सॉल्यूबल है। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। H2 की बच्चों 69.16 है, और यहाँ पर N2 की 76 है बच्चों, ध्यान रखेंगे। O2 की यहाँ देखते रहो बच्चों, टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहेंगे, है ना। ये इसके साथ हो गया, 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 ये इनके साथ साथ की बातें चल रही है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। बेटा इनमें से ना देखो, ये तो आपको पता है क्या कि हीलियम तो इनर्ट होता है। इन पांचों का डाटा ना याद मत करना, बस एक ऑर्डर याद कर देना, है ना। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जैसे H2 की 69 हो गई, N2 सबसे ज़्यादा हो गया, है ना। N2 की KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई, फिर H2 की होगी बच्चों, है ना। उसके बाद किसकी होगी बच्चों, फिर AR की हो गई, AR के बाद किसकी होगी बच्चों, O2 की हो गई, O2 के बाद किसकी हो गई, CO2 की हो गई, और CH4 की हो गई, और इधर होगी बच्चों किसकी, HE की। तो ऐसे ही ऑर्डर एक दिमाग में बैठा लेना। ये KH की बात होगी तो सॉल्युबिलिटी इनवर्स होती है ना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनवर्स होती है। तो सॉल्युबिलिटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू ये हो जाएगी। ये KH की वैल्यू है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे। ये आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन। आगे बात करते हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ गैस विद लिक्विड। गैस का इंटरेक्शन लिक्विड के साथ, ये बच्चों आसान पार्ट है ना, ये आसान पार्ट है। इसके बाद मैं हेनरी लॉ की लिमिटेशंस बताऊंगा आपको। क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस इन लिक्विड इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। इंटरमोलिकुलर में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ सकता है, बिटवीन, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, ये दो बार हो गया, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब ये है बच्चों, ये लाइन काम की है। मतलब बेटा देखो, जैसे दो अलग अलग नेचर हो गए या सेम नेचर के हो गए, तो बेटा सॉल्यूट का नेचर देख लेंगे, सॉल्वेंट का देख लेंगे, या सॉल्वेंट का देख लेंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करता है। द गैसेज विद लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक हीलियम, नियोन, H2, N2 etc हैव वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एंड देयरफॉर दे आर लेस सॉल्यूबल। ध्यान रखेंगे बच्चों, जिनका फोर्स कम होगा तो बच्चों सॉल्यूबल कम ही होंगे ना, क्योंकि वो पानी के साथ या किसी सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग ही नहीं बना पा रही हैं, तो कम सॉल्युबिलिटी होगी बच्चों। चलो आगे हैं बेटा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, फिर इसके एप्लीकेशन भी करेंगे बच्चों, है ना। तो पहली लिमिटेशन ये है भैया, पार्शियल, मतलब द प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, है ना, लो प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा कह सकते हो, लो प्रेशर। टेम्परेचर इज नॉट टू वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होगी बच्चों। तीसरी कंडीशन, द गैस डज नॉट केमिकली कंबाइंस विद सॉल्वेंट, मतलब नो केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट, नो केमिकल रिएक्शन, द गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट। बेटा डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ये चार इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की, ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे देखो कुछ इसके बढ़िया एग्जांपल। इन केस डिसॉल्व गैस रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, हायर सॉल्युबिलिटी कैन रिजल्ट। ठीक है भैया, कोई गैस थी सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट हो गई, हायर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ, जिसका एग्जांपल है ये बच्चों, है ना, ये एग्जांपल हो गया। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम इन वाटर इज मच हायर देन एक्सपेक्टेड। ये भी हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती, अचानक से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। हेनरी लॉ ऐसा नहीं बोलता, वो बोलता भैया जो चीजें चल रही है वो स्लो स्लो चलनी चाहिए, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। जैसे देखो बच्चों, NH3 के साथ H2 को रिएक्शन करा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ गई। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर, इसकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई बच्चों, है ना। HB को ऑक्सीजन के साथ कर दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मोर सॉल्युबल देन नॉर्मल। तो बच्चों ये भी हेनरी लॉ को फुलफिल नहीं करती। केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, एक तो रिएक्शन भी हो गई और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई।
पानी के साथ रिएक्ट कर गया और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। तो बच्चों ये भी हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते। ये 3 एग्जाम्पल है, 1, 2 और 3, HB वाला। ऐसी बच्चों HCl के साथ भी कर सकते हो। HCl पानी में ऐड करोगे H मतलब H2O प्लस NaOH बन जाएगा, है ना। अच्छा HCl है बेटा, HCl है तो HCl को H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये देखो आयंस में ब्रेक हो गया, है ना, आयंस में ब्रेक हो गया। तो बच्चों यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्रेजुअल मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होगी, तो हेनरी लॉ फिर मेरा नहीं होगा। आगे देखो बच्चों, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स एंड एसीटोन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन किसकी? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, H2 को नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस मतलब पानी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स एंड एसीटोन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा पानी होगा तो डिक्रीज हो जाएगी, पानी नहीं होगा तो इंक्रीज हो जाएगी। इट इज बिकॉज, क्यों हुआ ऐसा, वाई, है ना, वाई, ये क्वेश्चन हो गया क्यों। इट इज बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन नॉन पोलर एक्वस सॉल्वेंट इज एंडोथर्मिक। ये याद रखें, डेल्टा H भैया पॉजिटिव है यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पोलर में नेगेटिव है एक्सोथर्मिक है, नॉन पोलर में एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक हुआ बच्चों अगर, तो सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। चलो आगे बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। बेटा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर पे, इसीलिए बच्चों जब हम पहली बार पेप्सी पीते हैं ना, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने की जरूरत नहीं है, मतलब आदत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं पीते। हमने पेप्सी में गट 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 करके बेटा पूरी पेप्सी की बोतल पी ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें डिसॉल्व है, तो डकार आएगी, डकार जिसे बोलते हो, जब डकार आएगी तो पेप्सी ऐसे लगता है बाहर आ जा रही, भाई नाक से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा निकलता नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ये भी एक आपका हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन है। सॉफ्ट ड्रिंक बोतल आर सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड, बेटा पहाड़ों पे रहने वाले लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोग बेटा हाइट की वजह से ना, हाइट की वजह से ऊपर 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 पहाड़ों पर रहने वाले लोग बेटा पार्शियल प्रेशर ना ऑक्सीजन का बहुत कम हो गया। अब पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, मान लो बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पहाड़ों पे कम हो गया। तो यार वहां जाओगे ना तो प्रॉपर तरीके से ना सांस नहीं आएगी, ब्रेन के पास ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर वोमिटिंग हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा बोल सकते हो चक्कर आ सकते हैं आपको, और जब चक्कर आएंगे अच्छी तरह से ना सोच भी नहीं पाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। उसी सिम्टम्स को बेटा कहा जाता है एनॉक्सिया, कहीं लिखा होगा देखो, अभी देखते हैं, ये लिखा बच्चों, है ना, ये लिखा हुआ है एनॉक्सिया। तो क्या लिखा हुआ है, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, इट लीड्स टू द लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, इसी को लो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन ब्लड कह सकते हो, पीपल लिविंग देयर। इससे होगा क्या बच्चों, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डेवलप्स एनॉक्सिया, अनेबल टू थिंक एंड एक्ट प्रॉपरली, सोच नहीं पाओगे। 3-4 मेरी तरफ से और जोड़ देना, वोमिटिंग, चक्कर आना, वोमिटिंग, फीलनेस, मतलब टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स और इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बेटा एनॉक्सिया बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एनॉक्सिया, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये थिंक प्रॉपरली वाला, दोनों वर्ड आपको याद होने चाहिए। इन केस ऑफ डीप सी डाइविंग, बेटा जो समुद्री तैराक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो बच्चों देखो, जैसे यहाँ पर तैरने वाला कोई बंदा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो बच्चों क्या होगा, हाइट की वजह से ना यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर तो होता ही है, उनके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर होता है। अच्छा अब ये क्या होता है, नाइट्रोजन थोड़े से अमाउंट में डिसॉल्व होता है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्कूबा डाइवर गो इनटू द सी सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इंक्रीजेस इन ब्लड। बेटा O2 और N2 ना ब्लड में मिक्स हो गए, नाइट्रोजन भी मिक्स हो गई ब्लड के अंदर। When the diver come up, there is release of dissolved gas and it leads to the formation of bubbles of nitrogen bubbles, N2 के bubbles बन गए बच्चों, क्या बन गए, N2 के bubbles बन गए, our blood capillaries and hence
देयर इज पेनफुल सेंसेशन कॉल्ड बेंड्स। और बच्चों जो नाइट्रोजन की बबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। क्या बोल रहा हूँ फटाफट समझो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का सिलेंडर लेके गए, नीचे गए, बहुत ज़्यादा हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन के साथ साथ थोड़े से अमाउंट में नाइट्रोजन भी डिजोल्व हो गई। जैसे ही हम बाहर आए, हमारी बॉडी को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, नाइट्रोजन बॉडी से रिमूव होगी बाय द प्रोसेस ऑफ, ऐसा बोल सकते हो, डिफ्यूजन। तो वहाँ पे क्या बन गया, बॉडी में नाइट्रोजन बबल्स बन गए कैपिलरीज के अंदर। वही बबल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और उसी सिम्टम को कहा जाता है बेंड्स। क्या कहा जाता है बच्चों, बेंड्स। अच्छा, इसीलिए बच्चों डॉक्टर ना कभी भी आपको खाली इंजेक्शन नहीं लगाता, वो ऐसे ऐसे करता है जब तक कि दवा ऊपर तक ना आ जाए। जब दवा ऊपर आ जाएगी तभी डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा, ये ध्यान रखना, इट इज़ बिकॉज ऑफ बेंड्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होगा कि बेंड्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो बच्चों ये 3 नोट है ना। पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अब क्या करना होगा बच्चों, टू अवॉइड बेंड्स द टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद, ये है बच्चों 11.7% हीलियम और ऐड कर दो, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन के साथ 11.7% हीलियम को ऐड कर दो। हीलियम को क्यों ऐड किया गया, तो बच्चों हीलियम को क्यों ऐड करा गया, इनर्ट होता है ना। क्या होता है बच्चों, इनर्ट, नॉन रिएक्टिव होता है, एट हाई प्रेशर ऑल्सो, हाई प्रेशर ऑल्सो नॉन रिएक्टिव होता है बच्चों, है ना, तो इसलिए ऐड किया गया है। अच्छा, अगला नोट क्या है बच्चों, गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन प्योर वाटर। इसी को बोलते हैं साल्टेशन आउट इफेक्ट, साल्टिंग आउट इफेक्ट कह सकते हो या साल्टेशन आउट इफेक्ट, साल्टिंग आउट इफेक्ट कह दो। मतलब एक सॉल्यूशन है आपका NaCl का और एक सॉल्यूशन है प्योर वाटर का, गैस किसके अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगी, तो प्योर वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगी, क्योंकि NaCl के अंदर आयंस पड़े हुए हैं, Na और Cl के, गैस उसके अंदर डिजोल्व नहीं होना चाहती क्योंकि उसका स्पेस खुद का कवर्ड है। लास्ट नोट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सच एज शुगर इज प्रेफर्ड इन सॉल्यूशन ऑल्सो रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। मतलब शुगर सॉल्यूशन है बच्चों, एक प्योर वाटर है, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, प्योर वाटर के अंदर होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि वाटर के अंदर जो पहले से थोड़ा सा स्पेस था उसके अंदर तो शुगर के पार्टिकल्स डिजोल्व हैं, तो वहाँ पर स्पेस कम है, तो प्योर गैसेस की या गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्योर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा होती है। खत्म है बच्चों। फाइनली आपका सेकंड लेक्चर खत्म हो गया है, जिसके अंदर हमने हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी और उसके एप्लीकेशन पूरे कवर कर लिए हैं। तो हमारे 2 लेक्चर कवर हो गए हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आपने कंसंट्रेटेड टर्म्स नहीं कराई हैं। तो बच्चों 11th के बैच में मैंने कंसंट्रेटेड टर्म्स कराई हैं, 12th और 11th में सेम होती हैं, जेई लेवल में कोई भी कम नहीं होती हैं। तो आरंभ वाले बैच में मैंने 11th वाले में कंसंट्रेटेड टर्म्स कराई हैं, तो मैं उनका लिंक इसमें अटैच कर दूंगा, तो आप उससे ही सारी कंसंट्रेटेड टर्म्स बच्चों पढ़ लेंगे। हमारा जो अगला लेक्चर होगा बच्चों वो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला लेक्चर इसके आगे होगा बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, उसी में फिर हम लोग रॉल्ड्स लॉ भी कवर कर लेंगे, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। तो इतना ही करते हैं बच्चों आज के लेक्चर में, बाकी मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धमाकेदार टॉपिक रहेगा, तब तक बच्चों अपना ध्यान रखो और हाँ, मन से पढ़ो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। ओके बच्चों।